नाम सचिन खेवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल द एग्जाम इन लाइफ पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसएफ के वेरियस एलडीसी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिनमें हमारा फोकस रहेगा पेपर के दूसरे पार्ट यानी प्रोफेशनल स्किल से जुड़े हुए क्वेश्चंस पर। जहां पर पहले पार्ट में जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दूसरे पार्ट में वेरियस सीएसएफ और अन्य एक्ट्स एंड रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पहला पार्ट हमारे लिए थोड़ा आसान होता है क्योंकि वह सिलेबस हमने पहले पढ़ा हुआ होता है और अलग अलग एग्जाम में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, तो उसकी तैयारी के लिए। और वहीं दूसरा पार्ट प्रोफेशनल स्किल्स से जुड़ा है, जिसमें हमारे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं होता और हम कंफ्यूज रहते हैं कहाँ प्रैक्टिस करें और कैसे होलिस्टिकली तैयार करें ताकि एग्जाम हॉल में हम कॉन्फिडेंट फील कर सकें। तो पीवाईक्यूज और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की डेप्थ और वास्टनेस को गेज करने के लिए। इसलिए इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम 2024 से 2009 तक के सभी रिलेवेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे जो प्रोफेशनल स्किल्स से जुड़े हुए हैं, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी जानेंगे ताकि अगर किसी क्वेश्चन की हमें एग्जैक्ट जानकारी ना हो तो भी हम एग्जाम हॉल में पेपर टाइम में उसको कैसे अप्रोच करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटे, क्रिप्स और टू द पॉइंट हो ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और यह है आने वाले असिस्टेंट कमांडेंट एलडीसी एग्जाम 2025 के लिए, जो कि 9 मार्च में होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रोफेशनल स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज हमारा मेनली फोकस रहेगा 2024 का एलडीसी एसी का एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाइल मेंटेनिंग द एम्प्लॉयर राइट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेसपास एंड डैमेज, एन इम्पार्शियल courteous and friendly attitude can yield dividend in taking the heat out of an immediate situation and yield long-term dividends in the form of goodwill. In which one among the following reference will the statement will be the most appropriate for industrial security? और हमारे ऑप्शंस है काउंटर इंटेलिजेंस, एक्शन ड्यूरिंग स्ट्राइक, एक्शन ड्यूरिंग पेट्रोलिंग, एनहेंस्ड हाउसकीपिंग। तो बेसिकली पूछा क्या गया है कि किस रेफरेंस में यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी से रिलेटेड ज़्यादा तर्कसंगत है। बताया गया है कि तात्कालिक परिस्थितियों में तनाव से निपटने के लिए क्या लाभदायक सिद्ध हो सकता है, जिसमें कि एम्प्लॉयर के जो राइट्स है उनको भी सुरक्षित रखा जाए और ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म डिविडेंड्स मिले। तो यह स्टेटमेंट एक्शन ड्यूरिंग स्ट्राइक से रिलेटेड होगा क्योंकि स्ट्राइक के दौरान ही ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें ट्रेसपास और डैमेज और हीटेड आर्गूमेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कंट्रोल रूम ऑफ द मैन गेट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के मेन गेट पर कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता? अटेंडेंस रजिस्टर जरूरी है, व्हीकल रजिस्टर यह भी जरूरी है प्लांट के मेन गेट पे, स्टैंडिंग ऑर्डर यह तो हर ड्यूटी पोस्ट पर जरूरी है। तो हमारा सही जवाब होगा क्राइम रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राइवर ऑफ द कैश वैन्स व्हाइल कैरिंग हैवी कैश शुड पे स्पेशल अटेंशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो गाड़ी कैश लेके जाती है उसमें ड्राइवर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जैसा कि हम ऑप्शन में देख रहे हैं फेक पुलिस ऑफिसर, यह तो नहीं होगा क्योंकि यह ध्यान रखने के लिए तो एजेंसीज होगी। ड्राइवर को बेसिकली क्या ध्यान रखना होगा? एक्सपेक्टेड ट्रैफिक डाइवर्जन एंड नॉर्मल स्पीड ब्रेकर्स। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 3 एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैरामीटर वॉल ऑफ स्टैंडर्ड हाइट शुड हैव फर्दर रीइंफोर्समेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे ऑप्शन है बार्ब्ड वायर ऑन टॉप, सेटिंग स्पाइक्स, कंसर्टीना वॉइड। तो पैरामीटर वॉल पे सिक्योरिटी को और एनहेंस करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? बेसिकली जो ऐसे जनरलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें यह गैस किया जा सकता है कि ये सभी चीज़ें, जैसे ये कांटेदार तार, सेटिंग स्पाइक्स, कीले और कंसंट्रीना तार, ये सभी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी पैरामीटर वॉल की सिक्योरिटी के लिए। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मीन्स एनी अंडरटेकिंग परटेनिंग टू द शेड्यूल इंडस्ट्री एंड इंक्लूड एन अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन एनी अदर इंडस्ट्री और इन एनी ट्रेड बिजनेस सर्विस विच may be regulated by the parliament by law, which one among the following section of the CSF Act 1968 define this। तो CSF Act 1968 को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यह 21B में डिफाइंड है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जैसा कि हम देख सकते हैं इन CSF इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 सब सेक्शन 2B डिफाइंस द टर्म इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इट इंक्लूड्स एनी अंडरटेकिंग दैट इज पार्ट ऑफ ए शेड्यूल्ड इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस और सर्विस दैट पार्लियामेंट कैन रेगुलेट बाय लॉ। Next question, in case you had joined the armed forces of upper age limit of 21 years under the Agnipati scheme in the first batch and you had served 4 years, you can recruited by CSF until the age of। तो यह नीना सिंह का स्टेटमेंट है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि फर्स्ट एज रिलैक्सेशन विल बी 5 years and next subsequent years it will 3 years। तो आफ्टर 25 years 21 plus 4 it is 25, so 5 year relaxation it is 30, so this is 30।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर BCAS, it means Bureau of Civil Aviation Standard Guidelines, what is the maximum permissible length of the Kripan allowed to be carried of 6 passenger on a domestic flight within India? So the right one is 9 inches total length and with a blade not exceeding 6 inches. तो हमारे सिख भाइयों को कृपाण फ्लाइट में ले जाने के लिए अलाउ है जिसका ब्लेड 6 इंचज का हो, लेकिन एयरपोर्ट पर ड्यूटी करने के लिए क्लियरली प्रोहिबिटेड है। अगर कोई भाई CISF में एयरपोर्ट पर ड्यूटी करते हैं तो वहाँ उन्हें कृपाण अलाउ नहीं है ड्यूटी पर ले जाने के लिए। The next question is, in which year did the amendment to the CISF Rule 1968 enhance the territorial purview of CISF by enabling the central government to deploy outside the geographical jurisdiction of India? तो इसमें CISF को कब एनेबल किया गया भारत की परिधि से, ज्योग्राफिकल टेरिटरी से बाहर जाकर सेवाएं देने के लिए? So here is that CISF was authorized that it deployed outside of India in 2009 when the Indian Parliament passed the CISF Amendment Bill allowing the force to provide security to Indian missions abroad and participate in UN peacekeeping operation. This effectively marked the expansion of CISF operation beyond India's borders. So the right answer is 2009. So एक फैक्ट और है कि CISF को प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेट सेक्टर की अंडरटेकिंग की सिक्योरिटी के लिए कब अलाउ किया? So after Kandahar hijack in 1999, CISF Act is amended and private sector is also secured under CISF. So the first private agency is Infosys. Infosys is the first private agency which is secured by the 2009. Between 1999 to 2009, it will provide only consultancy service. The next question is, which one of the following type of fire sprinkler system? So wet pipe, pre-action, dry pipe, deluge, these all are the type of fire sprinkler systems. और बहुत सारे केसेस में आप लोग देखेंगे कि सभी जो जर्नलाइज हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वो सभी अगर किसी ऑप्शंस में 1 2 3 4 है तो मोस्टली वही हमारा आंसर होता है। CISF हैज़ ए हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड एंड फुल्ली इक्विप्ड फायर विंग। इट प्रोवाइड्स फायर कवरेज टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स। These all are secured under CISF fire wing, but the coal mine is an exception. The next question is, CISF was first inducted in which one among of the following airports? तो CISF को सबसे पहला एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट पर इंडक्शन किया गया था 3 फरवरी 2000 को। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि CISF का फॉर्मेशन के बाद सबसे पहला इंडक्शन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था FCI। FCI ये बेसिकली फर्टिलाइजर से रिलेटेड यूनिट है। 1 नवंबर 1969 को यहाँ पे CISF का इंडक्शन हुआ था और दूसरा हुआ था बोकारो स्टील प्लांट 2 नवंबर 1969 को। तो यह भी सवाल पूछे गए हैं और यह भी हमें ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRT इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट स्टैंड्स फॉर। तो CRT बेसिकली CISF में यूज़ होता है कॉम्बैट रिस्पॉन्स टीम के लिए, लेकिन यह सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट में CRT मीन्स होता है कैथोड रे ट्यूब। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल कवर फ्रॉम फायर इन फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिस। तो कौन सा इनमें से नेचुरल कवर नहीं है? तो रेवाइन, हेलो, रिवर स्लोप, ये नेचुरल कवर है। बुश यहाँ पे नेचुरल कवर नहीं है, तो ये हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। फायर कंट्रोल ऑर्डर इन फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिस इज डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फायर कंट्रोल ऑर्डर इन फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिस इज डिफाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉर्मल जनरली जब ऐसे जनरल टर्म्स आती है, ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट, टाइप ऑफ फायर, तो इसमें हमारा जवाब हो जाता है ऑल ऑफ देम। विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्लाटून एंड सेक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ऐसी जर्नलाइज्ड टर्म टेरेन, कमांड एंड कंट्रोल, डायरेक्शन ऑफ फायर, मैक्सिमम फायर पावर विद इन मिनिमम टाइम, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव 1 2 3 4, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी फैक्टर हो सकते हैं प्लाटून और सेक्शन फॉर्मेशन के। The next question is, with reference to the CISF Act 1968, which of the following statement is are correct? Section 10 of the CISF Act deals with the duties of the members of the force. Section 11 of the CISF Act deals with the power of arrest without warrant, and Section 12 of CISF Act deals with the procedure to be followed after arrest. ये गलत हो जाएगा। And Section 13 of CISF Act deals with the power of search without warrant. यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे UPSC ने क्या किया है, बेसिकली दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 and 2। जब हम CISF LDC का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि जो CISF एक्ट 1968 में जो बेसिक हमारे सेक्शंस है वो हम थोरोली याद रखें। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 12 है पावर टू सर्च विदाउट वारंट, जो कि हमें दिया गया है सेक्शन 13 में, और सेक्शन 13 है प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट, जो कि हमें दिया है सेक्शन 12 में। तो ये क्लियरली यहाँ पे एस्टेब्लिश है कि इन्हें इंटरचेंज किया गया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एज पर द CCA रूल्स
1965 विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। तो कौन सी अथॉरिटी इनमें से गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड नहीं कर सकती? अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर सकती है, एनी अथॉरिटी विच इज अपॉइंटेड अथॉरिटी सबऑर्डिनेट कर सकती है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कर सकते हैं, इंक्वायरी अथॉरिटी सस्पेंशन नहीं कर सकती। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इंक्वायरी अथॉरिटी किसी भी केस की इंक्वायरी कर सकती है, उस पर डिसीजन नहीं दे सकती। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट रिक्वायर सैंक्शन परमिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी? टू ज्वाइन एज वॉलंटियर्स इन सिविल डिफेंस सर्विस, टू एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम नियर रिलेटिव्स, ये तो नहीं होगा बिल्कुल। टू एक्सेप्ट फी फॉर वर्क डन फॉर एनी प्राइवेट एंड पब्लिक बॉडी, ये भी नहीं होगा। तो डज नॉट रिक्वायर सैंक्शन, तो ये सही है। टू पार्टिसिपेट इन श्रमदान ऑर्गेनाइज बाय भारत सेवक समाज ड्यूरिंग स्पेयर टाइम, तो इसके लिए हमें प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, हमें सैंक्शन और परमिशन की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्न लीव ईएल कैन बी कंबाइंड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ईएल को सीएल के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता, ये हम सभी जानते हैं, और बाकी सभी ऑप्शंस में सीएल है, तो ये तो गलत हो गए, और ऑप्शन सी होगा ठीक। हाफ पे लीव, मैटरनिटी लीव और सिक लीव के साथ ईएल को कंबाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, फॉर एन encashment of unleave of up to 10 days at the time of availing LTC, a balance of at least how many days should be available to the government servant credit after taking into account the period of encashment as well as leave being availed of? So EL को encashment किया जा सकता है at least how many days, तो कम से कम कितने दिन की EL को, तो at least में हो जाएगा इसका 30 days। So नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द डॉग स्क्वाड ऑफ सीआईएसएफ इज ट्रेन्ड टू स्निफ एंड आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग? और ऑप्शन है मेटेलिक वेपन्स, नार्कोटिक्स, पिकल्स एंड स्मगल्ड फूड आइटम्स, आईईडीज। तो सीएसएफ में बेसिकली डॉग स्क्वाड को ट्रेन किस लिए किया जाता है? आईईडीज के लिए, नार्कोटिक्स के लिए, क्योंकि मेटेलिक वेपन्स तो वैसे भी स्निफ नहीं किए जा सकते, और पिकल्स और स्मगल्ड फूड आइटम्स, यह भी ठीक जवाब नहीं होगा, क्योंकि सीएसएफ में डॉग्स को ट्रेनिंग बेसिकली आईडीज और नार्कोटिक्स से रिलेटेड दी जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2006 सीएसएफ रेज्ड ए स्पेशल यूनिट कॉल्ड द स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप टू प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर टू प्रोटेक्टीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इट्स ड्यूटी? तो जो स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप हो वह किसी वीआईपीज को प्रोवाइड कराया जाता है, और जिसमें प्रोवाइडिंग फिजिकल प्रोटेक्शन यह होगा, इवैक्यूएशन ऑफ प्रोटेक्टीज इन केस ऑफ इमरजेंसी यह भी होगा, प्रोवाइडिंग मोबाइल एंड स्टैटिक सिक्योरिटी कवर टू नॉमिनेटेड पर्सन यह भी होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ, दिस इज आवर राइट आंसर, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट डू वी कॉल एन ओकेजन व्हेन पीपल शो दैट दे डिसएग्री विद समथिंग बाय स्टैंडिंग अराउंड ए पर्सन इन अथॉरिटी एंड नॉट लेटिंग द पर्सन लीव अंटिल द पर्सन एग्रीज टू डू व्हाट द पीपल वांट? तो जब तक जो लोग चाहते हैं वो ना किया जाए अथॉरिटी के द्वारा, तो लोग उसको चारों तरफ से घेर के रखते हैं, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा घेराव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटेलिजेंस कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलायबल सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस? सो इमेज ऑब्टेन्ड बाय सैटेलाइट रिलायबल सोर्स होगा, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस यह भी रिलायबल सोर्स होगा, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू एसओएनएस यह भी रिलायबल सोर्स होगा। तो बचता है ग्राफीवीन कम्युनिकेशन, जो कि एक रिलायबल सोर्स नहीं होता है। यह क्या होता है? बेसिकली ए फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बाय विच पीपल कम्युनिकेट ईच अदर विदाउट एनी फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इसे जैसे सीएसएफ की भाषा में बोल देते हैं काना फूसी करना। ये बेसिकली इस तरह की नॉलेज होती है, और इसे रिलायबल नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है, किस कोई इंसान किस बात को किस पर्पज से कह रहा है, यह बिल्कुल सब्जेक्टिव वर्ड और यूज होता है चुगलीबाजी करना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड इक्विपमेंट? सो टेलीस्कोपिक मैनिपुलेटर, बॉम्ब ब्लैंकेट, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, these are the part of BDDS equipment, smoke bomb is not the part of BDDS equipment। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्मोक बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलीगल एंड अनइथिकल थेफ्ट ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स फॉर यूज ऑफ कंपटीटर टू अचीव ए कंपटीटिव एडवांटेज इज नोन एज सैबोटेज, नॉट एट ऑल, सबवर्जन नहीं, काउंटर इंटेलिजेंस ये मे बी, बट इंडस्ट्रियल एस्पोइनेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई मार्शल आर डिप्लॉयड टू प्रिवेंट हाईजैकिंग इन इंडिया, दे आर रिक्रूटेड फॉर? स्काई मार्शल रिक्रूट होते हैं एनएसजी से, है एमएचए के अंडर में है, और 1984 में इसे बनाने के लिए प्रोसेस शुरू किया गया था। 1986 में एनएसजी को बनाया गया था। स्काई मार्शल होते हैं बेसिकली इनसाइड सुपरविजनरी ऑफिसर्स, और स्काई मार्शल के बारे में सिर्फ पायलट को पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता कि स्काई मार्शल फ्लाइट में कौन है। स्काई मार्शल बेसिकली फोर्स का ही बंदा सिविल ड्रेस में जो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, ताकि कोई इमरजेंसी होने पर इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कैरिंग पावर बैंक्स ऑफ मोबाइल फोन एंड ड्राई सेल्स इन फ्लाइट इज करेक्ट? बोथ आर अलाउड इन कैबिन बैगेज। तो कैबिन बैगेज होता है जिसे हम अपने साथ फ्लाइट में लेकर जाते हैं, तो बोथ अलाउड नहीं है कैबिन बैगेज में। ड्राई सेल इज अलाउड इन कैबिन बैगेज, ड्राई सेल्स कैबिन बैगेज में अलाउड नहीं होता। पावर बैंक इज अलाउड, पावर बैंक अलाउ होता है। बोथ आर अलाउड इन रजिस्टर्ड बैगेज, नॉट एट ऑल।
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पावर बैंक अलाउड इन कैबिन बैगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922 शैल अप्लाई टू मेंबर्स ऑफ द सीआईएसएफ, इट अप्लाइज टू मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्स, विच सेक्शन ऑफ सीआईएसएफ एक्ट 1968 सेज इट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1968 एक्ट का उनके 22 सेक्शंस है वो हमें थोरोली याद होने चाहिए जब हम एग्जाम देने जाए। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 1922 मेंबर्स ऑफ द फोर्स, इट इज़ इन सेक्शन 19। तो बेसिकली सेक्शन 90 में इस एक्ट के बारे में बताया है कि जब इंसाइटमेंट और डिसअफेक्शन एक्ट 1922 अप्लाई होता है सीआईएसएफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज vitally confidential documents passing through the post should be enclosed in an envelope addressed to the intended recipient and they should be marked as strictly personal, yes. Marked as strictly private, yes. Marked as restricted, it is doubtful. Put into another envelope, yes. So जो vitally confidential documents होते हैं उनको मार्क किया जाता है कि वो स्ट्रिक्टली पर्सनल है बाय नेम, स्ट्रिक्टली प्राइवेट है और 2 लिफाफों में उनको भेजा जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। Next question is as per MHA notification, which one among the following is not a CAPF? So there is SPG, which is not a CAPF. हमारे पास 7 CAPF फोर्सेस है, जो 7 वो है CISF, CRPF, SSB, ITBP, BSF, असम राइफल्स और NSG। ये 7 CAPF फोर्सेस है MHA के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द नेशनल कैपिटल रीजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो रेल लाइन्स इज नॉट अंडर सीआईएसएफ सिक्योरिटी। सो ब्लू लाइन, मेजेंटा लाइन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, ये सभी सीआईएसएफ सिक्योरिटी के अंडर में है। एक्वा लाइन यहाँ पे ऐसा है जो सीआईएसएफ सिक्योरिटी के अंडर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू सीआईएसएफ एक्ट 1960 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द फोर्स सेल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत हो जाएगा। तो अगर हम देखें ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स सेल वेस्ट इन इंस्पेक्टर जनरल, ये सही है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सीआईएसएफ एक्ट 1968 में क्लियरली दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोर्स वेस्ट इन इंस्पेक्टर जनरल आईजीज, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन टोटल रिस्क मैनेजमेंट, सेफ्टी, फायर प्रिवेंशन, डैमेज कंट्रोल, इंश्योरेंस फंक्शंस। तो ऐसे जब भी कभी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स आए तो इनका जवाब होता है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता जब बात आती है टोटल रिस्क मैनेजमेंट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन फील्ड क्राफ्ट डिस्टेंस इज underestimated when the light is bright, yes. The object is large in relation to its surroundings, yes. There is compressed low lying ground between the observer and the object, yes. Looking uphill, yes. So यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा all of the above। डिस्टेंस को कब ओवरलुक अंडरमाइन किया जा सकता है फील्ड ग्राफ में, जब लाइट ब्राइट है तो ओवरलुक किया जा सकता है। हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो भी ओवरलुक किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट लार्ज इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग, ऑब्जेक्ट लार्ज है जिसको हम देख रहे हैं तो भी डिस्टेंस को अंडर एस्टिमेटेड किया जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट डिडक्ट्स एन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज वेजेस फॉर क्रेडिटिंग द सेम टू द फैमिली पेंशन फंड एज पर द लॉ बट डज नॉट क्रेडिट द सेम एज रिक्वायर्ड बाय लॉ द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर की सैलरी से फैमिली पेंशन फंड में क्रेडिट करने के लिए डिडक्शन किया जाता है और उसको जब डिडक्ट नहीं किया जा सकता है तो यह एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मैटर है और हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि इंडियन पीनल कोड 1960 में यह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ कैन बी अवॉर्डेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस, मिसचीफ बाय फायर टू डिस्ट्रॉय बिल्डिंग यूज्ड एज ए पैलेस ऑफ वर्शिप, इट कुड बी मिसचीफ बाय एक्सप्लोसिव सब्सटेंस टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन ड्वेलिंग हाउस, इट कुड बी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। दोनों ही केसेस में पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ दिया जा सकता है। So next question is with regard to seizure of property under the Code of Criminal Procedure 1973, consider the following statements। बेसिकली आप देखेंगे कि CSF में ज़्यादातर क्वेश्चंस सीजर, सर्च, अरेस्ट, अनलॉफुल असेंबली और प्रिवेंशन एक्शन के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो ये चीज़ें तैयार करना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विद रिगार्ड टू सीजर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कंडक्टेड एन इन्वेस्टिगेशन फॉर आइडेंटिफाइंग unlawfully acquired property can make an order of seizing the property under investigation if he has a reason to believe that the property in question may be concealed or transferred in any manner। तो यह ठीक होगा कि पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर सर्च और सीज कर सकते हैं। an order made as above shall have no effect unless the same is confined by an order of the court within 30 days of its being made। तो यह भी सही होगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर विद इन 30 डेज
जो प्रॉपर्टी सीज करने का जो मेमो बनाया गया है विद इन 30 डेज उसे कोर्ट वेरीफाई नहीं करता तो वह इनइफेक्टिव हो जाएगा। ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में बाय वारंट ऑथराइज ए पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल टू टेक पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल डिपोजिट इन एनी पैलेस। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का है। फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स सील्स, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स, इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सर्च अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ए सर्च वारंट रिमेन्स इन फोर्स अंटिल कैंसिल बाय कोर्ट इशूइंग इट और सेम इज एग्जीक्यूटेड। एक सर्च वारंट तब तक इफेक्टिव जब तक कि उसे कोर्ट कैंसिल ना करे और वो सेम कोर्ट कांट बी एग्जीक्यूटेड इन एनी पैलेस इफ द पैलेस कंसर्न फॉल्स आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट इशूइंग इट। तो यह गलत हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सीजर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी विच मे बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन। तो ऐसी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है जिसमें पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि यह प्रॉपर्टी चोरी हो जाएगी। तो यह सही स्टेटमेंट है। एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी विच मे बी फाउंड अंडर सर्कमस्टेंसेस विच क्रिएट सस्पिशन ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। या if the value of property seized is less than 1000 rupees and the person entitled to its possession is absent, the court may direct its sale by auction। यह गलत हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 and 2। Which one among the following statement is not correct? A magistrate may issue a warrant to search a document or parcel in the custody of postal or telegraph authority। ये गलत है जवाब, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोई भी ऐसा ऑर्डर इशू नहीं कर सकता कि पार्सल को चेक किया जाए या सर्च किया जाए। तो हमारा नॉट करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 128 ब्राइबरी अंडर द इंडियन पेनल कोड 1860 इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? गिविंग ए ग्रेटिफिकेशन टू एनी पर्सन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्लूडिंग हिम टू एक्सरसाइज एनी इलेक्टोरल राइट और रिवॉर्डिंग एनी पर्सन हैविंग एक्सरसाइज एनी सच राइट। ये सही है। मेकिंग ऑफ ए डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और मेकिंग ए प्रोमिस ऑफ पब्लिक एक्शन। तो यह ब्राइबरी नहीं होगा कि हम किसी को प्रोमिस करें। गिविंग ए एक्सेप्टिंग ए ट्रीट इन द फॉर्म, यह ब्राइबरी होगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? बेसिकली इसमें दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इस क्वेश्चन को टाई किया गया है यूपीएससी के द्वारा, और बाकी दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी हैं जो कि वेरियस एक्ट के अंडर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 इज करेक्ट? So the chairman member of Human Rights Commission held office in term 5 years। पहले यह 2019 से पहले NHRC का जो स्ट्रेंथ था वो 5 था, लेकिन 2019 में इसे 3 कर दिया गया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ ए स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 3 years एंड आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट 3 years अप टू 70 years। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और उनके मेंबर्स की एज 2019 से पहले 5 year होती थी उनकी ऑफिस टर्म, और उसके बाद में 3 साल हो गया है अभी 70 years की एज तक। 131 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इट इज मैंडेटरी टू हैव एट लीस्ट 1 वुमेन मेंबर। यह सही है। इट इज मैंडेटरी टू हैव एट लीस्ट 3 members इन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैविंग द नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल। यह भी सही है। द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर सर्टेन पर्पज ओनली। बेसिकली जहाँ पे भी ओनली आ जाए वहाँ पे हमें थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली यूपीएससी में मोस्टली ऐसा गलत होता है जब ओनली वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे यह सही है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू प्रिवेंटिव डिटेंशन? तो आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में प्रोविजन है, और आर्टिकल 22 में 22(1) में है, नो वन कैन बी अरेस्टेड और डिटेन विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाई। बिना किसी को रीजन बताए उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अरेस्ट इज मस्ट बी ब्रोट बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 hours। 24 hours के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। रेगुलेट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ये बात हो रही है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। एंड व्हेन समवन इज डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन दे मस्ट बी टोल्ड व्हाई दे आर गिवन ए चांस टू ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंडमेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैव नॉट बीन एनफोर्स्ड टिल नाउ? तो किस पार्ट को, किस आर्टिकल को अभी तक एनफोर्स नहीं किया गया है? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा 22(4). जैसा कि हम देख रहे हैं 22(1), 22(2), 22(3) और 22(5) ये एनफोर्स्ड आर्टिकल हैं, और आर्टिकल 22(4) को एनफोर्स नहीं किया गया है। तो एक आर्टिकल के तैयार होने से आर्टिकल 22 हमारे 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग राइट इज नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ए पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड और डिटेन? तो कौन सा राइट है जो आर्टिकल 22 के अंदर एक्सप्रेसिवली नहीं प्रोवाइड किया गया है? राइट टू गेट बेल, यह नहीं प्रोवाइड किया गया है।
जैसा कि हम देख सकते हैं आर्टिकल 22 में कहीं पर भी राइट टू बेल प्रोवाइड कराने की बात नहीं की गई है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, यह आर्टिकल 22 में प्रोवाइड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। एन अरेस्टेड पर्सन कैन बी डायरेक्टेड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू आइडेंटिफिकेशन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट। यह सही होगा। If the person identifying the person arrested in mentally or physically disabled, the identification person must be videographed in all cases। यह भी सही होगा। और नेक्स्ट है, द सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट इज नॉट मैंडेटरी इफ द पर्सन इज मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल। अगर मेंटली और फिजिकली डिसेबल है तो सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट इज मैंडेटरी। तो इस नोट की वजह से यह गलत हो जाएगा और हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड फोर्स लेबर सच एज ट्रैफिक इन ह्यूमन राइट्स। सो दिस इज आर्टिकल 23 in which forced labor related provisions are provided in our constitution and it does not prevent the state from imposing compulsory service for public purposes। so सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1972। स्टेटमेंट इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट, ये स्टेटमेंट होगा। डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ये भी एविडेंस होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द अमंग the following legal propositions is not correct with regard to the Indian Evidence Act 1972। when there is a provision that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless it is disproved or may call for proof of it। यह करेक्ट होगा कि जब तक कोई फैक्ट प्रूफ ना किया जाए तब तक कोर्ट उसे फैक्ट को ठीक मानते हैं। when there is a provision that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless it is disproved। सेम बातें लिखी हुई है दोनों में। when there is a provision that the court shall presume a fact, it may call for proof। तो नेक्स्ट है, where there is a provision that the court shall presume a fact, it may call for proof। सो यहाँ पे हमसे पूछा है कि नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू इंडियन एविडेंस एक्ट, तो यह होगा नॉट करेक्ट ऑप्शन सी, क्योंकि ऐसे तो कोर्ट कुछ भी फैक्ट प्रिज्यूम करेगा और उसके लिए प्रूफ मांगने लगेगा, प्रूफ चाहिए उसके लिए। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कोर्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट इट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। मजिस्ट्रेट, आर्बिट्रेटर, सिविल जजेस, पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक इट। सो आर्बिट्रेटर इज नॉट ट्रीटेड Arbitrator is not treated as court in Indian Evidence Act 1872। In which one of the following cases the Supreme Court issued detailed direction for the prosecution of the rights of the arrested person। किस केस के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के बारे में डायरेक्शन दिए थे? तो यह डी के बासु केस 1997 का केस है, डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल केस, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी अरेस्टेड पर्सन को कैसे ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट इज, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इज इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ बाय इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी। सो बेसिकली यह आर्टिकल सेक्शन 24 के अंतर्गत था कि जो सिक्योरिटी, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वे जो ह्यूमन राइट वायलेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, जिसमें कि सेक्शन 20 डील करता है पेनल्टी से रिलेटेड और सेक्शन 26 डील करता है प्रोग्राम, कि गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम चलाएगी ताकि राइट जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक तक वैसे ही पहुंच जाए, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ए वॉलंटरी रेफरेंस टू डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 10A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कैन बी मेड वेयर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट और इज एप्रीहेंडेड व्हेन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन एग्री टू रेफर द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन एट एनी टाइम बिफोर एंड आफ्टर द डिस्प्यूट हैज बीन रेफर्ड अंडर सेक्शन 10। तो जब भी ऐसे वर्ड आए एनी, ये एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, तो हमें वहीं पर क्वेश्चन हो जाना चाहिए और सवाल को दोबारा ध्यान से पढ़ना चाहिए। टू सच पर्सन और पर्सन्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन आर्बिट्रेशन आर्गुमेंट। तो क्वेश्चन है, ए वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 10A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कैन बी मेड। सो यह एनी टाइम मेड नहीं किया जा सकता, बिफोर और आफ्टर डिस्प्यूट। वॉलंटरी रेफरेंस टू डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन होता है कि कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट किया जाए, और यह सेटलमेंट करने का टाइम लिमिट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया होता है, यह 1 महीना होता है। 1 मंथ के अंदर हमें आर्बिट्रेशन के लिए फाइल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू पब्लिकेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ एन अवार्ड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 is not correct। Every arbitration award or award of labor court tribunal, national tribunal shall be published by the appropriate government within a period of 30 days। ये आ गया 30 days, तो ये सही है। An award is enforceable on the expiration of 30 days from the date of, ये भी सही है। The appropriate government can declare that is not enforceable even after the expiration of 30 days in case of, यह भी सही है। The power vested of the appropriate government within regard to making an award unenforceable are absolute and it is not required to refer the matter any further for any authority। It is not correct, क्योंकि ऐसी कोई भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होती, और जहाँ पे भी ऐसी टर्म यूज हो जो एग्जैगरेटेड हो,
तो जहाँ पर भी ऐसी एग्जैगरेटेड टर्म यूज़ हो तो वह मोस्टली मतलब ऐसा देखा जाता है यूपीएससी में कि वो गलत होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन इज आर वर्कमैन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो पर्सन एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखने वाले वर्कमैन होते हैं? नहीं, दैट इज सुपरविजनरी ऑफिसर। Persons employed to do technical work in an industry, it would be called as workman. Persons employed as officer of, this is not the definition of workman. So यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज टू रिट्रेचमेंट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अमाउंट टू रिट्रेचमेंट। तो सुपरएनुएशन इज नॉट considers as retrenchment. Ex is terminated from his service due to non-renewal of his employment contract. This is not retrenchment. Ex is terminated by employer any reason. That is extreme case, reason whatsoever. It is produce retrenchment. Our next question is, which one of the following can be said to be classified as partial disablement? In case of disablement is temporary, it reduces the earning capacity of the employee in any employment in which he was engaged at the time of accident. ये सही है। In case disablement is temporary, the disablement person for performing all works सभी वर्क दैट ही वाज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। तो जो एक्सीडेंट से पहले वह ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, एक्सीडेंट के बाद भी वो सभी ड्यूटी ऐसी परफॉर्म करेगा, तो यह गलत होगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 and 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल एन एम्प्लॉयर बी हेल्ड लायबल टू पे कंपनसेशन अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 वेयर ए पर्सनल इंजरी इज कॉज्ड टू एन एम्प्लॉय बाय एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाएगा कि जब किसी को पर्सनल इंजरी हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, वेयर द इंजरी कोज रिजल्ट्स इन टोटल डिसेबलमेंट फॉर 2 days। मतलब 2 दिन के लिए ऐसा कुछ इंजरी होगा कि 2 दिन के लिए टोटल डिसेबलमेंट हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 इज करेक्ट। द लंप सम एंड हाफ मंथली पेमेंट पेएबल अंडर द एक्ट मे बी असाइंड और चार्ज्ड और लायबल टू पास ऑन एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉय। तो यह गलत हो जाएगा। ए नोटिस ऑफ कंपनसेशन में बी एंटरटेन बाय द कमिश्नर इवन इफ द नोटिस ऑफ एक्सीडेंट वाज नॉट प्रोवाइडेड व्हेन द एक्सीडेंट इज ऑकर्ड। जब नोटिस ही नहीं दिया तो फिर कंपनसेशन कैसे एंटरटेन करेंगे। एनी राइट टू रिसीव हाफ मंथली पेमेंट कैन अंडर नो सर्कमस्टेंसेस बी रिडीम्ड बाय पेमेंट ऑफ ए लंप सम ऑफ सच अमाउंट। एनी राइट टू रिसीव हाफ मंथली पेमेंट कैन अंडर नो सर्कमस्टेंसेस बी रिडीम्ड बाय पेमेंट ऑफ ए लंप सम ऑफ सच अमाउंट। यह भी गलत होगा। द हाफ मंथली पेमेंट पेएबल अंडर द एक्ट मे बी रिव्यूड बाय द कमिश्नर इन केस देयर इज ए चेंज इन द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय। यह सही होगा क्योंकि कमिश्नर के द्वारा रिव्यू किया जा सकता है अगर कंडीशन चेंज हो रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रांटिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में क्या क्या एग्जेम्पशन है। इन केस ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द रूल्स प्रोवाइडेड फंड एज द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट आर नॉट लेस फेवरेबल देन दोज स्पेसिफाइड इन द एक्ट, एग्जेम्पशन में बी ग्रांटेड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन एक ठीक हो जाएगा। इन केस द एम्प्लॉयज इन एन एस्टेब्लिशमेंट आर इन एंजॉयमेंट ऑफ बेनिफिट्स इन नेचर ऑफ प्रोविडेंट फंड पेंशन एंड ग्रेजुइटी विच आर नॉट लेस फेवरेबल टू द एम्प्लॉयज देन द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, एग्जेम्पशन में बी ग्रांटेड। ये भी सही हो जाएगा। तो जो भी कर्मचारी अवेल कर रहे हैं सुविधाएं, अगर वे लेस फेवरेबल होगी तो एग्जेम्पशन दी जा सकती हैं। वेयर सच एग्जेम्पशन हैव बीन ग्रांटेड द प्रोविजन रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन सेक्शन 6 एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू टू एम्प्लॉयज सेक्शन 7A अंडर द एक्ट विल नॉट। यह थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन कि ऐसा कोई भी इस तरह की छूट, इस तरह की एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी जो कि कंट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू टू एम्प्लॉयज ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर ए बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कांट बी टेकन बाय एन एम्प्लॉयर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो जिस टाइम केस पेंडिंग होता है तो उस टाइम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अल्टरिंग इन रिगार्ड टू एनी मैटर नॉट कनेक्टेड विद द डिस्प्यूट एंड द सर्विस कंडीशन एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट इमीडिएटली बिफोर द कंसीलमेंट ऑफ सच। तो जो भी सर्विस कंडीशंस में अल्टरेशन किए गए हैं बिफोर, तो यह अप्लाई कर सकते हैं। डिस्चार्जिंग और पनिशिंग ए वर्कमैन फॉर ए मिसकंडक्ट दैट इज नॉट कनेक्टेड विद द पेंडिंग डिस्प्यूट, यह भी किया जा सकता है कि जो पेंडिंग डिस्प्यूट है उससे कनेक्टेड नहीं है और अलग से मिसकंडक्ट किया है जिसके लिए उसको पनिश किया जा सकता है। तो थर्ड इज डिस्चार्जिंग और पनिशिंग ए प्रोटेक्टेड वर्कमैन आफ्टर इंस्टीट्यूटिंग ए डिसिप्लिनरी कमेटी अगेंस्ट हिम। तो जब पहले से ही डिसिप्लिनरी कमेटी उसके अगेंस्ट में है तो फिर उसको पनिश नहीं किया जा सकता जब तक डिसीजन ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 2023 के प्रोफेशनल स्किल्स से रिलेटेड जो 75 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में यह नहीं किया जा सकता क्योंकि
वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आप अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम अपने इस इनिशिएटिव को और इम्प्रूव कर पाए और हम और आप मिलके बेहतर तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच।